नमस्कार, मैं शक्ति सिंह स्वागत करता हूं आपका राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे थे क्लास 12 रसायन विज्ञान के अध्याय नंबर 16 त्रिविम रसायन स्टीरियो केमिस्ट्री के बारे में। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे प्रकाशिक समावयवता। क्या होती है प्रकाशिक समावयवता, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले आप देखो, इसके बारे में थोड़ा सा हम इसका इतिहास जानते हैं। यदि हम बात करें तो लुई पास्चर ने क्या किया, एक सोडियम अमोनियम टार्ट्रेट के 2 क्रिस्टल देखे। जो सोडियम अमोनियम टार्ट्रेट था उसके 2 क्रिस्टलों को देखा और उन क्रिस्टलों के 2 अलग अलग रूप उन्हें दिखाई दिए। और वो दोनों रूप एक दूसरे के क्या थे, दर्पण प्रतिबिंब थे। अब ये दर्पण प्रतिबिंब क्या होते हैं, इसके बारे में भी हम बहुत सारा इसके बारे में हम पढ़ाई करेंगे। अगर हम ये देखें तो कोई भी यौगिक जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घूर्णित कर देता है, हम इसको ऐसे समझते हैं जैसे मान लो कोई एक यौगिक है और वो प्रकाशिक समावयवता दर्शाता है, ऑप्टिकली एक्टिव है, तो वो क्या करेगा, वो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घुमा देता है। या तो वो दक्षिणावर्त घुमा देगा या वो वामावर्त घुमा देगा। ठीक है, ऐसे यौगिक क्या कहलाते हैं, ध्रुवण घूर्णक यौगिक कहलाते हैं। और ये जो घुमाने की इनकी प्रवृत्ति होती है, इसे हम ध्रुवण घूर्णकता कहते हैं। और इस प्रकार के यौगिक क्या है, प्रकाशिक समावयवता दर्शाते हैं। अब देखो, हमने समावयवता के बारे में तो बहुत सी बातें पढ़ी। हमने ये भी पढ़ा कि अणुसूत्र समान होते हैं लेकिन भौतिक और रासायनिक गुणधर्म भिन्न होते हैं, उनकी आकाशीय व्यवस्थाएं भिन्न होती है। लेकिन जो प्रकाशिक समावयवी होते हैं उनमें केवल एक ही काम होता है, बाकी सब चीज़ें सेम होती है। उनमें केवल क्या होता है, जो समतल ध्रुवित प्रकाश है उसको यदि उस प्रकाशिक समावयवी के अंदर से गुजारा जाए तो वो उस प्रकाश के तल को घुमा देता है। या तो उस तल को घड़ी की दिशा में दक्षिणावर्त घुमा देता है या घड़ी के विपरीत वामावर्त घुमा देता है। अब हम यहाँ पहले तो ये समझेंगे कि ये समतल ध्रुवित प्रकाश होता क्या है, और उसके बाद में हम ये समझेंगे कि ऑप्टिकली एक्टिव यौगिक इसको किस प्रकार से घुमा देते हैं। ये एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं। जो प्रकाशिक समावयवी होते हैं उनकी यदि हम दर्पण में संरचना देखें तो उसका एक दर्पण प्रतिबिंब जो है वो परस्पर अध्यारोपित भी नहीं होते। ठीक है, एक समावयवी समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को दाईं ओर यानी घड़ी की दिशा में घुमा देता है, तब तो उसे हम दक्षिणावर्त कहते हैं। और घड़ी के विपरीत एंटी क्लॉकवाइज घुमा देता है, तब हम इसे वामावर्त या वाम ध्रुवण घूर्णक कहते हैं। तो 2 प्रकार के हैं, 2 रूप है। एक रूप तो ऐसा होता है जो घड़ी की दिशा में घुमा देता है समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को, तो वो यदि घड़ी की दिशा में घुमा रहा है तब तो हम उसे दक्षिण ध्रुवण घूर्णक या उसे हम क्या कहेंगे, इसे डी रूप या प्लस से प्रदर्शित करते हैं। और जो घड़ी की दिशा के विपरीत समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घुमाते हैं उन्हें हम वाम ध्रुवण घूर्णक या इसे एल रूप या इन्हें माइनस से प्रदर्शित किया जाता है। एल का अर्थ होता है लेवो और डी का अर्थ होता है डेक्स्ट्रो। ठीक है, अब आप आगे देखिए समतल ध्रुवित प्रकाश क्या होता है। अब यदि हम बात करें, जैसे सूरज से प्रकाश की किरणें हमारे पास आ रही है और वो प्रकाश हर दिशा में गति करता है, हर तल में गति करता है। जैसे मान लो वो प्रकाश की किरण इस प्रकार से भी गति करती है, वो इस तरफ भी गति करती है, वो इस प्रकार से भी गति करती है, ऐसे। तो ये हर तल में गति कर रहा है। और यदि इसको एक ही तल में ले आए, यदि हम इसके जो कंपन है उनको एक ही तल में ले आए, तो इसे हम कहते हैं समतल ध्रुवित प्रकाश, प्लेन पोलर लाइट, PPL। प्लेन समतल, पोलर ध्रुवित और लाइट यानी प्रकाश। अब ये समतल ध्रुवित प्रकाश कैसे बनता है, यदि हम इस प्रकाश किरणों को या नॉर्मल जो सूर्य की प्रकाश किरणें हैं उनको किसी निकोल प्रिज्म से गुजारे, यदि मैं यहाँ एक निकोल प्रिज्म लगा देता हूँ
तो यहाँ से जो निकलेगा प्रकाश वो समतल ध्रुवित प्रकाश होगा, यानी उसका एक ही तल होता है। देखिए, प्रकाश का संचरण एक अनुप्रस्थ तरंग की तरह होता है और वायुमंडल में ये ईथर कणों की कंपन गति द्वारा संचारित होता है। सामान्य प्रकाश में कंपन के सभी तलों में संचरण रेखा के लंबवत होते हैं। यदि कोई नॉर्मल लाइट है तो वो हर दिशा में, हर तल में उसका क्या है, कंपन होता है। ऐसे प्रकाश की किरणों को यदि एक निकोल प्रिज्म से गुजारा जाता है तो निर्गत किरणें समतल ध्रुवित प्रकाश कहलाती है और समतल ध्रुवित प्रकाश एक ही तल में वितरित होता है। तो सारी बात का मीनिंग क्या है, अगर आप प्रकाश किरणों को किसी निकोल प्रिज्म से गुजारोगे तो वो प्रकाश समतल ध्रुवित प्रकाश, प्लेन पोलर लाइट कहलाता है। ठीक है, अब आप यहाँ आगे देखिए, ये तो कोई सोर्स है जहाँ से प्रकाश किरणें आ रही है और ये सामान्य एक वर्णी प्रकाश है जो नॉर्मल लाइट है, जो हर तल में कंपन कर रही है। और यदि मैं इसे किसी निकोल प्रिज्म से गुजारूं तो आप यहाँ देखना, इसका एक ही तल है। इसका मतलब ये जो सामान्य प्रकाश था वो एक समतल ध्रुवित प्रकाश में चेंज हो गया है। और ये काम किसने किया है, ये काम निकोल प्रिज्म ने किया है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये समझे कि समतल ध्रुवित प्रकाश क्या होता है। अब आप आगे देखिए, अब अगर कोई ऐसा विलयन है, जैसे मैं कहता हूँ, अगर मैं यहीं पे बात करता हूँ, जैसे ये समतल ध्रुवित प्रकाश है और यदि मैं इसे किसी यौगिक के विलयन में से गुजारता हूँ, इस समतल ध्रुवित प्रकाश को मैं किसी यौगिक के विलयन में से या यौगिक के जलीय विलयन में से गुजारता हूँ, तो ये विलयन जो है वो क्या करेगा, वो इस प्रकाश के तल को ऐसे घुमा देता है, इस प्रकार से। या तो वो ऐसे घुमाएगा या फिर वो इस प्रकार से घुमा देता है। यानी या तो वो घड़ी की दिशा में घुमाएगा या फिर वो घड़ी के विपरीत दिशा में क्या करता है, घुमा देता है। और यदि कोई यौगिक समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घुमा देता है तो वो यौगिक ऑप्टिकली एक्टिव है, प्रकाशिक समावयवी है, और ऐसे यौगिक प्रकाशिक समावयवता दर्शाते हैं। उनके दो रूप हैं, एक ऐसा रूप है जो घड़ी की दिशा में घुमा रहा है, मतलब जिसको हम डी रूप कहेंगे या प्लस रूप कहेंगे, और एक ऐसा रूप है जो घड़ी के विपरीत दिशा में घुमा रहा है, जिसे हम एल रूप या माइनस रूप कहते हैं। ठीक है, तो एक ही बात, इतनी देर जो हमने चर्चा की है उसमें हमें एक बात याद रखनी है कि प्रकाशिक समावयवी या प्रकाशिक समावयता किस प्रकार के यौगिक दर्शाते हैं। ऐसे यौगिक जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घुमा देते हैं वो प्रकाशिक समावयवता दर्शाते हैं। ठीक है, फिर दूसरी बात, ऐसे यौगिक समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को दो प्रकार से घुमा सकते हैं, यानी उनके दो रूप होते हैं। एक ऐसा रूप होता है जो डी रूप कहलाता है, जो घड़ी की दिशा में इसको घुमा दे, और एक ऐसा रूप होता है जो घड़ी के विपरीत, जिसे हम एल रूप कहते हैं, वामाव्रत दिशा में घुमा देता है। ठीक है, तो समतल ध्रुवित प्रकाश क्या होता है और प्रकाशिक समावयवी किस प्रकार के यौगिक होते हैं या किस प्रकार के यौगिक प्रकाशिक समावयवता दर्शाते हैं। ठीक है, ये बात अपने समझ में आ गई। अब इसके बाद में देखो, अब वो उस प्रकाश के तल को कितना घुमा रहा है, किस कोण से घुमा रहा है, ये जानकारी करने के लिए हम ध्रुवणमापी का प्रयोग करते हैं और ध्रुवण घूर्णकता इस घटना को हम कहते हैं। तो ध्रुवणमापी क्या है? ध्रुवणमापी एक ऐसा उपकरण है जिससे हमें ये पता चलता है कि जो समतल ध्रुवित प्रकाश किसी प्रकाशिक समावयवता दर्शाने वाले यौगिक के अंदर से गुजरा है तो उसने उस प्रकाश के तल को कितना घुमाया है। ठीक है, जब समतल ध्रुवित प्रकाश को किसी ध्रुवण घूर्णक सक्रिय यौगिक द्रव या उसके जलीय विलयन से गुजारा जाता है तो वह इस प्रकाश के तल को किसी निश्चित घूर्णन कोण से या तो दाईं ओर या बाईं ओर घूर्णित कर देता है। जब समतल ध्रुवित प्रकाश का तल दाईं ओर जाता है तो वह प्रकाशिक सक्रिय यौगिक क्या कहलाता है? यह हमने अभी चर्चा की है, वो दक्षिण ध्रुवण घूर्णक कहलाता है जिसे हम डी या प्लस रूप कहते हैं। और अगर वो बाईं ओर घुमा देता है तो उसे हम वाम ध्रुवण घूर्णक कहते हैं जिसे एल या माइनस रूप कहा जाता है। एक डेक्स्ट्रो होता है
एक LIVO होता है, ठीक है। इसके बाद में आप देखो, यदि हम यहाँ से देखें तो ये एक सामान्य एक वर्णी प्रकाश है, इसको हमने निकोल प्रिज्म से गुजारा है और ये निकोल प्रिज्म से गुजरते ही समतल ध्रुवित प्रकाश हो गया। अब इस समतल ध्रुवित प्रकाश को इसके अंदर से गुजारा जा रहा है, तो मैं यहाँ ये समतल ध्रुवित प्रकाश इस प्रकार से बना देता हूँ। आप ये समझिए जैसे ये जो समतल ध्रुवित प्रकाश हमने यहाँ बनाया है, ये वाला ये यहाँ बना दी, ठीक है। अब ये लाइट जो है वो इस प्रेक्षक नली से गुजर रही है। अब इस प्रेक्षक नली में क्या है, इसके अंदर सॉल्यूशन है। क्या है? सॉल्यूशन, विलयन है। किसका विलयन है? किसी भी यौगिक का विलयन ले लीजिए, ठीक है। अब यहाँ से यदि ये गुजरता है तो यहाँ 3 घटनाएं हो सकती है। यदि हम उन 3 घटनाओं को अलग से देखते हैं तो एक बार हम इसको अलग से देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक वर्णी प्रकाश था इस प्रकार से, और इसको जब मैंने निकोल प्रिज्म से गुजारा तो ये निकोल प्रिज्म बना देता हूं, निकोल प्रिज्म। और जैसे ही निकोल प्रिज्म से गुजारते हैं तो ये एक तल में इस प्रकार से समतल ध्रुवित प्रकाश हो गया। अब यदि समतल ध्रुवित प्रकाश को हम किसी यौगिक के विलयन में से गुजारते हैं, यहाँ किसी यौगिक का विलयन है या हम यूं कहें कि उसका जलीय विलयन है, ऐसे जैसे ही हम इसमें से गुजारते हैं तो 3 चीज़ें हो सकती हैं। या तो ये ऐसा का ऐसा निकल जाए, अगर ये ऐसा का ऐसा ही निकलता है, या फिर क्या हो सकता है उसके तल को घुमा दिया जाए इस प्रकार से, ठीक। या फिर क्या हो सकता है, या फिर इसके तल को इस प्रकार से घुमा दिया जाए। ये लो जी, अगर ये समतल ध्रुवित प्रकाश किसी विलयन में से सीधा ही निकल जाता है, मतलब समतल ध्रुवित ही रहता है, इसका तल चेंज नहीं होता है, ये घूमता नहीं है, तब तो वो यौगिक तो कहलाता है ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली इनएक्टिव मतलब वो प्रकाशिक समावयवता नहीं दर्शाता, ठीक है। और यदि वो उसके तल को घुमा देता है, चाहे वो दक्षिणावर्त घुमाए क्लॉकवाइज और चाहे वो वामावर्त घुमाए, किसी भी तरफ यदि वो घुमा देता है, तब वो कहलाता है, इन दोनों केसों में क्या कहलाएगा? ऑप्टिकली एक्टिव, यानी वो प्रकाशिक सक्रिय है, मतलब वो प्रकाशिक समावयवता दर्शाता है, ठीक है। अब दूसरी बात, यदि वो उसको घड़ी की दिशा में घुमाता है, तब तो उसको हम कहेंगे एल, ये डी रूप, या इसको हम प्लस कहते हैं, ठीक। दक्षिण ध्रुवण घूर्णक। और यदि वो घड़ी के विपरीत दिशा में घुमाता है तो उसे हम एल रूप या माइनस रूप कहते हैं, वाम ध्रुवण घूर्णक कहते हैं, ठीक बात है। अब क्या करते हैं, इसके आगे एक निकोल प्रिज्म और लगाई जाती है और उस निकोल प्रिज्म से ये पता किया जाता है, जैसे मैं इसकी पोजीशन पहले ऐसी थी तो ये बनाऊं, तो ये इसको कितने डिग्री घुमा रहा है, और ये कितने डिग्री घुमा रहा है इसको हम ध्रुवण मापी के द्वारा पता करते हैं। अब क्या है, अब हम यूं कहें कि अगर ये इसको ज़्यादा घुमाता है तो ये ज़्यादा प्रकाशिक सक्रिय है, कम घुमाता है तो कम प्रकाशिक सक्रिय, ऐसा हम नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि ये बहुत सी चीज़ों पर डिपेंड करता है। ये डिपेंड करता है कि आपने जो सॉल्यूशन लिया है उसकी कंसंट्रेशन, सांद्रता क्या है। ये डिपेंड करता है कि आपने जो नली ली है, ये प्रेक्षक नली, इसकी लंबाई क्या है। ये डिपेंड करता है कि टेम्परेचर क्या है, और ये डिपेंड ये भी करता है कि ये इसको कितने डिग्री के कोण से, जिसे मैं अल्फा से रिप्रेजेंट करूंगा, उससे घुमा रहा है। तो इन सब चीज़ों को यदि हम देखते हैं तो आप देखो, दक्षिण जो ध्रुवण घूर्णक यौगिक समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को दाईं या बाईं ओर घूर्णित कर देते हैं, वह उस पदार्थ का घूर्णन कोण कहलाता है। और घूर्णन कोण का मान निम्न कारकों पर निर्भर करता है। कौन कौन से कारक हैं?
जो प्रकाश आ रहा है उसकी लैम्बडा क्या है, वेवलेंथ क्या है, जो विलयन है उसका ताप क्या है, या हम यूं कह सकते हैं कि टेम्परेचर क्या है, विलयन की सांद्रता कंसंट्रेशन क्या है, और ध्रुवित प्रकाश द्वारा विलयन में तय की गई दूरी यानी जो प्रेक्षक नली है उसकी लंबाई कितनी है, और विलायक और पदार्थ की प्रकृति पर भी ये निर्भर करता है। तो मैं यदि ये कहूँ कि इन सब चीज़ों पर ये क्या है, जो घूर्णन कोण है उसका मान क्या करता है, निर्भर करता है। ठीक है, अब ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में हम एक विशिष्ट घूर्णन स्टेप लेंगे। विशिष्ट घूर्णन क्या होता है, तो आप देखो यूं कह सकते हैं कि एक जो इसकी लंबाई है जो डेसीमीटर में हमने ली है वो 1 डेसीमीटर हो, जो ग्राम में मात्रा ली है 1 ग्राम हो, टेम्परेचर भी सेम हो, वेवलेंथ है वो भी फिक्स हो, तो ऐसी स्थिति में जो कोण होता है उसे हम विशिष्ट घूर्णन या जिसे हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, ये टेम्परेचर और वेवलेंथ पे इसका मान क्या होता है, इसका मान हो जाएगा घूर्णन कोण अपॉन L गुणा C। L यहाँ क्या है, जो प्रेक्षक नली है उसकी लंबाई है, और C यहाँ क्या है, C यहाँ उस विलयन की क्या है, सांद्रता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम विशिष्ट घूर्णन को प्राप्त कर सकते हैं। अब यदि हम आणविक घूर्णन देखें, आणविक घूर्णन का अर्थ इतना है, जो हमारा ये विशिष्ट घूर्णन है इसको आप अणुभार से गुणा कर दीजिए। आप देखो ये जो विशिष्ट घूर्णन है इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ये T और ये है इसका लैम्बडा। ठीक है, जो विशिष्ट घूर्णन है यदि हम उसको अणुभार से गुणा कर देते हैं तो वो हमें क्या प्राप्त होगा, आणविक घूर्णन प्राप्त होगा। ठीक है, और समतल जो ध्रुवित प्रकाश है उसके तल में कोण में कितना परिवर्तन होता है ये ध्रुवणमापी से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि इसको हम प्रयोगशाला में हम ये पता लगा सकते हैं, ये लेबोरेटरिकल में पता लगाया जा सकता है कि जो समतल ध्रुवित प्रकाश आ रहा है उसको जो विलयन है वो कितना घुमा रहा है, किस कोण से घुमा रहा है। ठीक है, ये बात आप समझ गए। अब इसके बाद में देखिए, अब यदि हम ये एक बात करें, जैसे हमने इस चीज़ को पूरा देखा कि क्या होते हैं प्रकाशिक समावयवी, तो हमने ये देखा कि प्रकाशिक समावयता वो दर्शाते हैं जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घुमा देते हैं, चाहे वो दक्षिण दिशा में घुमाए चाहे वो वाम दिशा में घुमाए, यानी क्लॉकवाइज घुमाए या एंटी क्लॉकवाइज, ऐसा कोई भी यौगिक है वो सारे के सारे क्या है, प्रकाशिक समावयवी है, और वो सारे के सारे प्रकाशिक समावयवता दर्शाते हैं। अब बात ये है कि इसका मतलब तो ये हुआ कि हम प्रत्येक यौगिक को ध्रुवणमापी लगा लगा के और ये चेक करें कि वो यौगिक समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घुमा रहा है या नहीं घुमा रहा है। तो यदि हम वास्तव में यदि वो घुमा रहा है तब तो वो प्रकाशिक समावयवी है। तो ऐसा ना करके हम किसी और आइडिया से भी पता कर सकते हैं क्या कि कोई यौगिक प्रकाशिक समावयवी कैसे होता है। तो इसका ज्ञान करने के लिए हम सममिति के तत्वों का अध्ययन करते हैं। एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, जो सममिति के जो 3 तत्व हैं उनका हम अध्ययन करेंगे। आप इनके लिए एक कॉमन बात देखिए, किसी अणु में निम्न 3 प्रकार के सममिति तत्व उपस्थित होते हैं, और यदि इनमें से एक भी सममिति तत्व किसी यौगिक के अणु में उपस्थित होता है तो वो ध्रुवण घूर्णकता प्रदर्शित नहीं करता। मतलब 3 होते हैं, एक तो सममिति तल होता है, और इसके बाद में सममिति अक्ष होती है, और एक सममिति केंद्र होता है। ये 3 चीजें होनी चाहिए। अब इन तीनों चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं कि सममिति के तत्व 3 होते हैं। एक सिमेट्रिकल एक्सिस होती है, इसको हम ये कह सकते हैं कि जो सिमेट्रिकल प्लेन है, प्लेन ऑफ सिमेट्रिक, POS कहेंगे, प्लेन ऑफ सिमेट्री यानी सममिति का तल। ठीक है, हम इन तीनों के बारे में बात करने से पहले एक बात मैं आपको बता दूं, किसी भी प्रकाशिक सक्रिय यौगिक जो ऑप्टिकली एक्टिव है उसमें ये तीनों नहीं होने चाहिए, और अगर ये तीनों है तो वो फिर ऑप्टिकली इनएक्टिव है, वो प्रकाशिक सक्रियता नहीं दर्शाता। आप देखिए ये बात यहाँ स्पष्ट लिखी हुई है, यदि इनमें से
एक भी सममिति तत्व किसी अणु में उपस्थित होता है तो वो ध्रुवण घूर्णकता प्रदर्शित नहीं करता, मतलब वो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को नहीं घुमाता। यदि वो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को नहीं घुमाता है तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, प्रकाशिक सक्रियक नहीं है, प्रकाशिक समावयवता नहीं दर्शाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ये क्या होते हैं सममिति के तत्व। सबसे पहला है सममित तल। अब आप इन दोनों डायग्राम को, ये जो अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट है, इनको देख के आप आसानी से समझ जाओगे। मैंने एक यहाँ से एक लाइन इस प्रकार से खींची है। ठीक, अब आप देखिए इस लाइन के आधा इधर वाला भाग और आधा इधर वाला भाग दोनों बराबर है, मतलब ये वो तल है, ये वो प्लेन है जो इसको दो बराबर भागों में डिवाइड कर रहा है। अब आप इसको भी देखिए, इसके अंदर मैंने ये तल बनाया है और ये किस प्रकार का तल है, ये जो अंग्रेजी का बी है, इस बी के आधा ऊपर वाला भाग और आधा नीचे वाला भाग क्या है, बराबर। तो वह तल जो किसी यौगिक को दो बराबर भागों में बांटता हो वो क्या कहलाएगा, वो सममिति तल कहलाएगा। अब जब उनको बराबर भागों में बांट दिया जाता है तो वो फिर क्या है, प्रकाशिक समावयवता नहीं दर्शाते। वो क्यों नहीं दर्शाते, ये तो हम क्या है जब रेसिमिक मिश्रण पढ़ेंगे उस दौरान इस पर डिटेल से चर्चा करेंगे। फिलहाल हम इतना ही ध्यान रखते हैं कि सममिति का तल क्या होता है। ठीक है, किसी अणु या किसी भी यौगिक में एक ऐसा तल विद्यमान होता है जो उसे दो बराबर भागों में विभाजित करता है और वो परस्पर दर्पण प्रतिबिंब होते हैं। मतलब अगर आप इस इतने एक भाग को दर्पण में देखोगे तो आपको ये ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, तो ये इसका दर्पण प्रतिबिंब है। दर्पण प्रतिबिंब का मतलब क्या है, अगर आप इसको दर्पण में देखते हो तो ये इस जैसा दिखाई देता है। अगर आप देखो जैसे ये इतनाक भाग है, अगर मैं इसको बनाता हूं तो ये इस प्रकार से इतनाक भाग है, ये ए वाला, ठीक, और इसका जो दूसरा भाग है वो ये है। ये है जी, अगर आप इन दोनों को मिला देते हो तो ये अल्फाबेट ए बनेगा। ठीक है, अब आप इसको दर्पण में देखो, ये ऐसा दिखाई देगा। तो इसका मतलब ये जो है ये दोनों एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब है। ठीक है, और दूसरी बात, अगर आप इसको इस पर रखोगे तो ये इस पर अध्यारोपित भी नहीं होते। फिलहाल हम बात ये कर रहे हैं कि यदि सममिति तल उपस्थित है तो वो प्रकाशिक समावयवता नहीं दर्शाता, वो ध्रुवण घूर्णकता नहीं दर्शाता। ठीक है, आगे देखिए। अब जैसे एक दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं मेसोटार्ट्रिक अम्ल का। अब ये मेसोटार्ट्रिक अम्ल है, आप इसमें देखो क्या हो रहा है, इसमें COOH, फिर कार्बन है, फिर कार्बन है, फिर COOH। ठीक, एक तरफ OH है और एक तरफ H है, इधर भी OH है और इस तरफ भी क्या है, H है। अगर आप इसको यहाँ से डिवाइड करते हो ऐसे बीचों बीच, तो ये सममिति तल है। आप देखो ऊपर COH, इधर COH, इधर C, इधर C, इधर H, इधर H, इधर OH। अगर आप इसको मिरर में देखोगे तो ये इस जैसा दिखाई देगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है। क्यों? क्योंकि इसमें सममिति तल पाया जाता है। ठीक, इसके बाद में देखिए सममिति अक्ष। सममिति अक्ष क्या होता है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होती है। यदि आप इसको समझने के लिए इस चीज़ को समझिए, इसमें आप देखिए क्या हो रहा है। इसके अंदर यदि हम बात करें तो ये H2O है। ठीक है, मैं यहाँ बना देता हूँ, ये O है और इससे एक H और इससे ये क्या जुड़ा हुआ है, दूसरा H। अब ये दोनों H सेम होते हैं। ठीक है, मैं इसमें ये कहता हूँ कि ये इसमें सममिति अक्ष है, ये वाली। अब यदि इसके सापेक्ष मैं इसको 180 डिग्री 180 डिग्री पे घुमाता हूँ, तो इसको 180 डिग्री पे घुमाऊंगा तो ये H तो आ जाएगा यहाँ पर और ये H आ जाएगा यहाँ पर। अगर मैं यहाँ इसको HA और HB लिखता हूँ, हालांकि दोनों H सेम है,
बस केवल ऐसे जानने के लिए हमने इसको HA और इसको HB लिखा है। तो ये जो HA है वो तो आ जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ तो हो जाएगा HA और इस स्थान पर हो जाएगा HB, ठीक। लेकिन ये दोनों H सेम है, ये तो हमने समझने के लिए इसको बताया है। कहने का मतलब क्या है कि यदि आप इसको 180 डिग्री पे घुमाते हो तो ये H यहाँ आ जाएगा और ये H यहाँ आ जाएगा और वापस जो संरचना बनेगी वो इस प्रकार की ही संरचना बनेगी जो पहली जैसी है। मतलब ऐसा ही रूप हमें प्राप्त होता है। तो ऐसे यौगिकों में सममिति अक्ष पाई जाती है। अब आप इसमें देखो, सममिति अक्ष वह होती है जिसके सापेक्ष अणु को घुमाने पर प्राप्त नया रूप उसके मूल विन्यास पर अध्यारोपित हो जाता है। अध्यारोपित होने का मतलब है जो नया रूप है वो उसके मूल विन्यास जैसा ही होना चाहिए, ठीक है। अब इसको हम कितने डिग्री पे घुमाएं? अगर मैं इसको 360 पे घुमाता तब तो ये वाला वापस घूम के यहाँ जाता और ये वाला वापस घूम के यहाँ जाता। तो रोटेट कम से कम 360 डिग्री से कम करना। अब इसमें एक चीज और होती है, सममिति अक्ष जैसे यहाँ C2 लिख रखा है, इस C2 का मतलब क्या है? अगर हमें ये निकालना हो तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 360/n, ठीक है। मैं इसको 180 पे घुमा रहा हूं तो यहां यदि मैं 180 डिग्री लिखता हूं तो ये 180 नीचे चले जाएंगे तो n बराबर हो जाएगा 360/180 यानी 2। तो इसकी जो सममिति अक्ष है वो किस प्रकार की होगी? इसकी सममिति अक्ष द्विगुणित सममिति अक्ष होगी, 2 फोल्डिंग होगी और इसे हम C2 अक्ष से भी लिखते हैं, ठीक है। अब आप एक अमोनिया का उदाहरण लीजिए। यदि हम अमोनिया की बात करते हैं तो इस प्रकार से हम अमोनिया बनाते हैं। ये NH3 है, N एक H, ये दूसरा H और ये तीसरा H, ये NH3 है। अगर आप इसको 120 डिग्री पे रोटेट करवाते हो तो ये वाला हाइड्रोजन यहाँ, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ और ये वाला हाइड्रोजन यहाँ, और स्थिति सेम वैसा का वैसा ही NH3 बनेगा क्योंकि इसमें तीनों ही H क्या है? सेम है, ठीक है। अब इसमें मैं देखूं कि इसकी सममिति कितने अक्ष की है तो आप यहाँ से देखो, इसको 120 पे इसको घुमाया है तो ये 360/120, तो जो n की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। तो इसकी जो सममिति अक्ष है वो त्रिगुणित होती है। हम इसे क्या लिखते हैं? C3 से लिखते हैं, ठीक है। तो सममिति अक्ष क्या होती है? किसी भी अणु या यौगिक में उपस्थित वह अक्ष जिसके सापेक्ष यदि हम किसी डिग्री पे उसको घुमाए तो जो नया रूप आता है वो पहले वाले जैसे रूप जैसा ही हो या उस पर अध्यारोपित हो जाए, ठीक। इसके बाद में देखो सममिति केंद्र, इसको भी आप यहां से समझिए। यदि हम यहां देखें तो इसमें ये सेंटर है, ये इसका जो है यहां एक सेंटर है, इस सेंटर को हम कहेंगे सममिति केंद्र या सेंटर ऑफ सिमेट्रिकल, ठीक। यहां से आप कोई भी दूरी देखिए, ये दूरी और ये दूरी, यहां दोनों दूरियां क्या है? सेम है, ठीक है। यहां से इस जगह की दूरी, इस जगह की दूरी सेम है। यदि मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, जैसे इस एग्जाम्पल को आप देखो, यहां इसमें इस स्थान पर सेंटर है, ठीक है, इस स्थान। अब इस सेंटर से इस हाइड्रोजन की और इस हाइड्रोजन की दूरी बराबर है, और यदि हम इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन की दूरी देखें तो क्या है? बराबर है। ऐसा ही यहां सेंटर है, यहां से इस सेंटर से इस कार्बन की और इस कार्बन की दूरी बराबर है, इस कार्बन की और इस कार्बन की दूरी क्या है? बराबर। तो हम क्या कह सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि किसी भी अणु का सममिति केंद्र उसके बीचों बीच वह काल्पनिक बिंदु है जहां से यदि कोई सीधी रेखा खींची जाए तो उस बिंदु से आमने सामने दोनों ओर समान परमाणु समान दूरी पर स्थित होते हैं। यानी यहां से ये काल्पनिक बिंदु है जो केंद्र जिसे हम सममिति केंद्र कहते हैं, यहां से यदि समान दूरी पर देखें तो हाइड्रोजन है, इस तरफ भी समान दूरी पे देखें तो हाइड्रोजन है। तो वह केंद्र जहां से समान दूरी पर समान परमाणु होते हैं उस केंद्र को हम सममिति केंद्र कहते हैं, ठीक है।
और जैसे अंग्रेजी के वर्णमाला में जो ये एस होता है उसमें लिखा हुआ है, और यदि हम एथीन की बात करें या बेंजीन की बात करें तो इनमें भी क्या है, सममिति केंद्र होता है। अब हमसे कोई पूछे कि बेंजीन में सममिति केंद्र होता है, आप बताइए क्यों, तो आप कहोगे कि उसके सेंटर में यदि हम लेते हैं तो उससे प्रत्येक स्थिति पर जो कार्बन परमाणु है आमने सामने वो समान दूरी पर है, और कार्बन है इसका मतलब दोनों समान परमाणु भी है। ठीक है, तो प्रकाशिक समावेता किस प्रकार के यौगिक दर्शाते हैं? ऐसे यौगिक जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घुमा देते हैं। दूसरी बात, यदि किसी यौगिक में कोई भी सममिति तत्व है, मतलब सममिति अक्ष हो, सममिति केंद्र हो और सममिति तल हो, अगर ये तीनों चीजें हैं तो वो प्रकाशिक सक्रिय नहीं होते, और कम से कम सममिति तल और सममिति अक्ष तो होना ही नहीं चाहिए। कुछ बुक्स में हम ये भी पढ़ते हैं कि सममिति केंद्र हो सकता है, बट अगर सममिति तल और सममिति अक्ष है तो वो कभी भी प्रकाशिक सक्रिय नहीं हो सकते, प्रकाशिक समावयवता नहीं दर्शाते। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने प्रकाशिक समावयवता के बेसिक नॉलेज के बारे में चर्चा की, और अगली क्लास में हम इसकी जो आगे की चीज़ें हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तब तक आप इनको अच्छे से तैयार कीजिए। ठीक है, थैंक यू।